हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जिसकी हेडिंग है एनिमल किंगडम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है और बचे हुए जो पॉइंट्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको और इजीली समझ में आ जाए। ये जो एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और साथ ही साथ में वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। अब एनिमल किंगडम के जो भी मेंबर्स हैं उन सब में ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन मेंबर्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। अब इन मेंबर्स में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, कौन से फाइलम में क्या क्या कैटेगरीज है और किस किस फाइलम में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है बेसिक, इन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए दो गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की। दोनों गैमेट में फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद में जो फर्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो डिवाइड करके जो है वो मल्टीपल सेल्स बनाता है। मल्टीपल सेल्स बनने के बाद में वो सेल्स जो हैं वो अरेंज होती हैं जर्म लेयर के थ्रू। कुछ सेल्स जो हैं वो सबसे बाहर अरेंज होकर के बनाती हैं एक्टोडर्म, कुछ सेल्स जो हैं वो सबसे अंदर वाले पार्ट में अरेंज होकर के बनाती हैं एंडोडर्म। अगर दो ही जर्म लेयर हों, एक्टो और एंडो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीन जर्म लेयर हों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो मीजोडर्म, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट है वो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में उनमें से किसमें तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही जर्म लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म, और या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जर्म लेयर एक्टो एंडो और दोनों के बिटवीन वाले पार्ट में प्रेजेंट है मीजोडर्म। तो इसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic. वो एनिमल जिनमें जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं वो दो होती हैं, मतलब सेल्स जो हैं वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म होती है। जिन एनिमल्स में कंडीशन देखने को मिलती है उन एनिमल्स को बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब ऐसा किसमें देखने को मिलता है, तो सिलेंट्रेट जो है, टीनोफोरा जो है, उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा के मेंबर्स में मल्टीपल सेल तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उन सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के नाम से भी जानते हैं। An undifferentiated layer mesoglea is present in between ecto and endoderm. ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक्टो और एंडो के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से कोडेटा तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो कौन होते हैं, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं वो तीन लेयर में अरेंज हो जाएं और जो थर्ड जर्मिनल लेयर है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है सीलोम। सीलोम वर्ड का अगर सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कैविटी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। बॉडी की जो सबसे बाहर की जो कवरिंग बनती है इसको बोला जाता है बॉडी वॉल, और अंदर की जो कवरिंग है उसको बोला जाता है गट वॉल। इसके बीच में जो खाली जगह होती है, जो कैविटी होती है, उसको बोला जाता है सीलोम। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सीलोम। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसी सीलोम वाले रीजन में अरेंज होते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम।
ये बॉडी कैविटी जो है अगर मीजोडर्म से लाइंड होती है तो इसको बोला जाता है सीलोम। एनिमल पजेजिंग सीलोम आर कोल्ड सीलोमेट्स। वो एनिमल्स जिनमें ये कैविटी प्रेजेंट होती है और कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइन होती है, उस कंडीशन को तो बोलेंगे सीलोम कंडीशन। और जिन एनिमल्स में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट। ऐसी कंडीशन जो है वो एनेलिडा से कोर्डेटा तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. कुछ एनिमल्स में क्या होती है कि जो मीजोडर्म है वो लाइन नहीं करती है एक्टो और एंडो को, बल्कि पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ये जो कंडीशन है वो पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट है मीजोडर्म। इस कंडीशन को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। Such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called pseudocoelomate। और ऐसा देखने को मिलता है स्केलमेंथीज में, जहाँ पे मीजोडर्म पाउच के फॉर्मेट में रहती है तो उन एनिमल्स को तो बोल देते हैं pseudocoelomate और इस कैविटी को बोल देते हैं pseudocoelom। The animals in which the body cavity is absent are called acoelomate। एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथीज। मीजोडर्म प्रेजेंट तो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, लेकिन वो स्प्लिट नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से बीच में कोई कैविटी बन गया, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एसिलोमेट कंडीशन। और ये इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथीज फाइलम। क्या समझ में आया कि अगर 2 जर्म लेयर हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 जर्म लेयर हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये 3 जर्म लेयर में जो मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? अगर स्प्लिट होकर के एक कैविटी बना लेती है तो उसको तो बोलते हैं ट्रू सीलोमेट, और अगर पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है तो बोलते हैं सूडोसीलोमेट, और अगर स्प्लिट नहीं होती है लेकिन एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट होती है एज ए लेयर तो उसको बोलते हैं एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक जो कंडीशन है जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर है, उनको भी एसिलोमेट कंडीशन में रखा जाता है क्योंकि उनमें भी कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ में आया? तो वो एसिलोमेट इसलिए है, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा इसलिए है क्योंकि उनमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है। प्लेटीहेलमिंथीज एसिलोमेट इसलिए है क्योंकि इनमें मीजोडर्म तो प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट नहीं हो पाई है। नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हों और बार बार इन पार्ट्स का रिपीटेशन हो, इस कंडीशन को बोला जाता है सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। बोला गया है कि कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नली मतलब बाहर से और इंटरनली जो बॉडी है वो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनका सीरियल रिपीटेशन होता है एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स में। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अर्थवॉर्म किस में आता है? एनिलिडा फाइलम में आता है। तो उनमें क्या देखने को मिलता है, बाहर से बॉडी जो है वो भी सेप्टा में डिवाइड होती है और अंदर से कट करके देखें तो वहां भी बॉडी सेप्टा में डिवाइड होती है। ऐसे सेगमेंटेशन को बोला जाता है ट्रू सेगमेंटेशन और इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म। एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर मैं कोर्डेटा की बात करूं तो कोर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है नोटोकोड। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मतलब मीजोडर्म जो लेयर है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो नोटोकोड है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और कहाँ प्रेजेंट होगी? तो डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होती है। तो जिनमें नोटोकोड होगी उनको तो बोल देते हैं कोर्डेटा, और जिनमें नोटोकोड नहीं होती है उनको बोल देते हैं नॉन कोर्डेट्स। तो फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा से फाइलम नंबर 10 हेमिकोर्डेटा तक जो मेंबर्स आते हैं वो नॉन कोर्डेट्स हैं, और 11 नंबर का जो फाइलम है कोर्डेटा वो कोर्डेट्स हैं, मतलब उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड इज ए मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some
एनिमल्स। बोला गया है कि नोटोकॉड जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। Animals with notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates। बोला गया है कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है उनको कोर्डेट्स बोला जाता है, जिन एनिमल में नोटोकॉड एब्सेंट होती है उनको नॉन कोर्डेट्स बोला जाता है। नॉन कोर्डेट्स फाइलम पोरीफेरा से और जो हेमिकोडेटा है उन तक देखने को मिलते हैं। अब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये बेसिस जो हमने पढ़े एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए, इन बेसिस का यूज करते हुए 11 फाइलम बने हैं। अब हम एक एक फाइलम को रीड करते हुए उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। बोला गया है कि एनिमल किंगडम का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस जो है वो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हैं जो पहले के सेक्शन में, मतलब ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें बताए गए हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रखा है। तो इस टेबल को हम इस तरीके से रीड करेंगे इस साइड से। सबसे पहले फाइलम के नेम देखो आप, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, ये 11 फाइलम है। तो 11 फाइलम में जो पोरीफेरा है उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब मल्टीपल सेल्स तो हैं लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बचे हुए जो 10 फाइलम हैं उनमें सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ और कोऑर्डिनेशन होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, फिर टिश्यू में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन बने और ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होकर के ऑर्गन सिस्टम बने। अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से कट करो तो वो कितने हाउस में डिवाइड हो जाता है। तो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होती है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। जो इकाइनोडर्मेटा है उस इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बचे हुए जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिंथीज से कोडेटा तक, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा को यहाँ पे देखो ऐसे स्टार मार्क कर रखा है, तो बता रखा है कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। इनके स्टेज पर डिपेंड करती है, लार्वा में तो होगी बाइलेटरल और अडल्ट में होगी रेडियल। अब यहाँ पे बता रखा है बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। सीलोम समझते हो कि एक कैविटी प्रेजेंट हो बॉडी में और वो कैविटी किससे लाइनिंग हो, मीजोडर्म से, तो उसको बोलते हैं ट्रू कैविटी। ट्रू कैविटी देखने को मिलती है एनेलिडा से कोर्डेटा तक। सूडोसिलोम देखने को मिलती है एस्केल्मेंथीज में, और एसिलोमेट कंडीशन मतलब बॉडी कैविटी होती ही नहीं है प्लेटीहेल्मिंथीज में। प्लेटीहेल्मिंथीज में बॉडी कैविटी इसलिए नहीं है क्योंकि मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को भी एसिलोमेट बोला जाता है, लेकिन ये एसिलोमेट इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है। तो फिर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू।